नमस्कार। आज हम लोग यूनिट 8 और यूनिट 9 यानी कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ऑफ जेएस मिल और क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एथिकल थ्योरीज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं यूनिट 8 से कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एथिक्स ऑफ जेएस मिल यानी उपयोगितावादी नीति शास्त्र। अब प्रश्न उठता है, सबसे पहले प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठता है कि नीति शास्त्र के सिद्धांत क्या हैं और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म से क्या तात्पर्य है, यानी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है। समय पर प्रासंगिक दौर के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, बनती रहती हैं, निर्धारित होती रहती हैं और उनके पक्ष और विपक्ष के आधार पर उनका अनुसरण किया जाता रहता है, उनकी आलोचनाएं की जाती रहती हैं। अब नीति शास्त्र के सिद्धांतों को आसानी से समझने के लिए हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, दूसरा नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मतलब कि परिणामी, जो कोई परिणाम उत्पन्न करते हैं और उस परिणाम के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि वो कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी नीतियों का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि जो उसका परिणाम निकल रहा है, जो उसका रिजल्ट निकल रहा है, जो उसका असर हो रहा है, वो कितना सुखद है या वो कितना दुखद है। अगर वो सुखद है, वो आनंददायक है, वो कल्याणकारक है, वो मंगलदायक है, तो वह कार्य उचित है अथवा उस कार्य को बदलने की आवश्यकता है या उस कर्म को बदलने की आवश्यकता है। दूसरा आता है नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यानी जिसमें नीति शास्त्र के आधार पर हम नीतियों का निर्धारण करते हैं, परंतु परिणाम को देखते हुए नीति का निर्धारण या नियमन या अनुसरण नहीं करते हैं। नीति का नियमन, निर्धारण, अनुसरण सिर्फ नीतियों के लिए होता है। यानी जो कांट का डीओंटोलॉजी, कर्म करने के लिए कर्म करना, उस ड्यूटी को ड्यूटी के रूप में करना, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ताकि वो सर्वव्यापक रूप से नियम बन सके। जैसे सत्य बोलो, सत्य बोलो। अब किसी भी परिवेश में, किसी भी स्थिति में आपको सत्य बोलना है। सत्य बोलने वाला जो एक आदेश है, कैटेगोरिकल आदेश अपन ने पूर्व में पढ़ा था कांट का, तो जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव है, जो हमारा निरपेक्ष आदेश है, उस आदेश के आधार पर हमें बस उसको पकड़े रहना है, सच बोलो। अब सच बोलने के लिए इसमें एक अपन छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। सच बोलने के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और किसी के विषय में पूछता है जिसको आपने, जो आपकी जानकारी में कहीं छुपा हुआ है। अब उसकी जान को खतरा है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि फलाना व्यक्ति कहाँ पर है। अब चूंकि आप तो नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, डिओंटोलॉजी, चूंकि आप सिर्फ कर्तव्य के लिए कर्तव्य कर रहे हैं, नियम संपादन कर रहे हैं, आपने बता दिया यहाँ है और इतना पता चलते ही उस व्यक्ति की जान मुश्किल में पड़ गई, संकट में पड़ गई। लेकिन आपने रक्षा की सत्य की, आपने रक्षा की नियम की, आपने रक्षा की कर्तव्य की। परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक सर्वव्यापक नियम के आधार पर स्वयं को उससे इतर रखते हुए, बिना किसी भाव उसमें शामिल किए हुए, आपको सिर्फ कर्तव्य का पालन करना है। ये नॉन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है। अब यहाँ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म पर अपन दोबारा आ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म यानी परिणामी, उसका परिणाम क्या निकल रहा है, इसको अपन तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला इगोइज्म यानी अहमवाद यानी स्वार्थवाद। दूसरा यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावादी सिद्धांत। तीसरा सिचुएशनल यानी स्थिति जन्य सिद्धांत। एक एक करके अपन इसे समझते हैं। इगोइज्म क्या होता है? अहमवाद, जिसमें हमें लगे कि मेरे लिए ये अच्छा है, मुझे इस कार्य को करने में परम सुख, परम शांति, परम आनंद या परम तृप्ति प्राप्त हो रही है, मैं तो यही करूंगा क्योंकि ये अहमवाद है, मेरे लिए अच्छा है। अब किसी और के लिए उस टाइम क्या अच्छा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा मन कर रहा है जोर जोर से पढ़ने का, तो मैं जोर जोर से पढ़ूंगा। अब मेरे पारिवारिक सदस्यों को क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मुझ पर इसका प्रभाव नहीं। तो अहमवाद में चूंकि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, कार्य में अच्छा कर रहा हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अब जब आप कोई भी कार्य स्व निर्धारित करते हो, अहम निर्धारित करते हो, इगोइज्म निर्धारित करते हैं, तब हम
इस आधार पर परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम निकल रहा है कि हम सफल हो रहे हैं, हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो यहाँ परिणाम अच्छा निकल रहा है। साधन आपने चाहे जैसे भी अपनाया हो, चाहे उससे 1-2 सदस्यों को परेशानी हो रही है, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब दूसरा आता है उपयोगितावाद, जिसमें कि बेंथम और जेम्स मिल और जॉन स्टॉट मिल, जो कि जेम्स मिल के सुपुत्र थे। इन तीनों ने इस विषय पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। यूटिलिटेरियज्म में क्या है कि कोई भी कार्य आप कीजिए, उस कार्य का परिणाम अधिकतम सुख होना चाहिए। अधिकतम सुख यानी जैसे आप कोई इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिसमें कि कुछ लोगों को तकलीफ होने की संभावना है। आपने कोई डायवर्जन किया रोड पर जिससे कि किसी कुछ 40% लोगों को उससे परेशानी हो रही है, किंतु जो अधिकांश है वो 60% हैं। तो आप 60% के हिसाब से आपने वो डायवर्जन किया क्योंकि उन 60% लोगों को उससे आसानी हो रही है। यहाँ पर अधिकांश सुख की कल्पना की जाती है। परिणाम जो निकल रहा है वो अधिकांश अधिकतम सुख निकलना चाहिए, यानी ज्यादा लोगों को उससे लाभ पहुंच रहा है कि नहीं। एक इसका अलग एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी प्रकार का किसी मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, किसी दवाई का निर्माण किया जाता है, बनाई जाती है, और उसके बाद उसको उस दवाई को बिना किसी देखे आप किसी व्यक्ति पर उसको आजमाइश करते हैं और संभवतः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात आपको भान होता है, अरे इस दवाई में तो ये चीज अगर कंटेंट और मिला दिया जाता तो इससे ये दुष्प्रभाव नहीं निकलता। आपने उस दवाई में वो कंटेंट मिलाया, उससे आपकी वो दवाई को आपने 10 लोगों पे इस्तेमाल किया और आपकी दवाई का लाभ उन रोगियों को मिला, जिससे वो सारे रोगी ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। अब आपके इस पूरे कृत्य को क्या कहा जाएगा? इस पूरे कृत्य को नैतिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि परिणाम अच्छा आया। यदि वो उस एक व्यक्ति पर ना आजमाइश होती तो ये 10 व्यक्ति स्वस्थ ना होते, क्योंकि दवाई परिष्कृत ना होती। तो परिष्करण के लिए एक व्यक्ति की जान को 10 व्यक्तियों की जान से कम आंका गया। ये उपयोगितावादी नीति शास्त्र क्या कहता है कि वही कार्य उचित है जिसमें कि वृहत स्तर पर आप उस कार्य को देख पा रहे हैं कि वो सुखद हो रहा है। इसके बाद अपन तीसरी बात कर लेते हैं, पुनः अपन जीएस मिल पर आएंगे। तीसरी स्थिति होती है स्थितिजन्य, सिचुएशनल। अब इसमें किसी नियमबद्ध तरीके से कार्य करने की भावना सम्मिलित नहीं की गई है। इसमें कहा गया है कि परिणाम पर ध्यान दीजिए। अगर असत्य बोलने से परिणाम अच्छा आ रहा है तो आप असत्य बोलिए। परिणाम सही आना चाहिए, परिणाम अधिक लोगों का अधिक सुख होना चाहिए। स्थिति जन्य में स्थिति के अनुसार नियमों को थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। जिस प्रकार आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि फला व्यक्ति कहाँ छुपा है, अब नियम को हटाकर आप असत्य बोल देते कि मुझे नहीं ज्ञात कि वो कहाँ है, तो ये सत्य कार्य है, क्योंकि आपने एक व्यक्ति की जान बचा ली। परिणाम अच्छा हुआ, नियम पालन नहीं हुआ किंतु परिणाम अच्छा हुआ। स्थिति जन्य। इस प्रकार इगोइज्म, यूटिलिटेरियन, सिचुएशनल, ये 3 थ्योरी हमारी कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरीज में आती हैं, यानी कि जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो परिणामी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिससे परिणाम अच्छा निकल रहा है। यहाँ सीधा सिंपल रूल है कि कोई भी कार्य करिए उसका परिणाम अधिकतम होना चाहिए। और अब परिमाणात्मक कैसे हम परिमाण यानी मापक कैसे मापें कि वो अधिकतम सुख है या न्यूनतम सुख है या अधिकतम की सीमा कितनी है। तो इन सब विषयों पर आलोचना भी की गई है, वो हम यूनिट 9 में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म को समझ लेते हैं, जिससे कि हमको जीएस मिल को समझने में बहुत आसानी होगी। नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म में क्या होता है? अपरिणामी। इसमें हम परिणाम को देखते हुए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ नियमों पर चलकर कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसमें भी हम 2 भाग इसको निर्धारित कर सकते हैं, पहला सिंगल रूल और दूसरा मल्टीपल रूल। सिंगल रूल में क्या करेंगे? सिंगल रूल के भी 2 चीजें हैं। एक है गोल्डन रूल,
गोल्डन रूल बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों से वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आपको स्वयं के लिए पसंद हो। आप जैसे स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा ही आप पालन कीजिए। आप सम्मान चाहते हैं, आप सम्मान से बात कीजिए। आप विनम्रता चाहते हैं, विनम्रता से बात कीजिए। आप किसी भी प्रकार का अच्छा कोई पद चाहते हैं, आप उस प्रकार से कार्य करिए। यानी जो आप अपने लिए चाहते हैं, जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, जैसा सुख आप अपने लिए चाहते हैं, जैसा मंगल आप अपने लिए चाहते हैं, आप वैसा ही व्यवहार करिए। सिंपल रूल है। इसके बाद आता है इसी में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव यानी कि निरपेक्ष आदेश, जिसमें कि हम कांट के डिओन्टोलॉजी को शामिल करते हैं, जिसमें कहा गया है कर्तव्य का पालन सिर्फ कर्तव्य के लिए कीजिए। इसमें हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। इस जो निष्काम कर्म की भावना कहा गया है गीता में, श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये समझाते हैं कि सामने जो तुम्हारे प्रियजन खड़े हैं, उनमें अपने प्रिय लोगों को मत देखो, सिर्फ कर्तव्य का पालन करो कि तुम धर्म पर खड़े हो और वो अधर्म पर खड़े हैं। तुम्हें उनका सामना शस्त्र अस्त्र के द्वारा करना है। युद्ध में उनको पराजित करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अब ये बहुत कठिन है कि हम स्वयं को इतर रखते हुए सिर्फ नियमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करें, परंतु यही निरपेक्ष आदेश है। इसके बाद आता है मल्टीपल रूल। मल्टीपल रूल क्या है? मल्टीपल रूल को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको अपन पुनः एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। मल्टीपल रूल को भी 3 भागों में कैसे विभाजित करेंगे? पहला करेंगे कि अपनी ड्यूटी को पूर्ण कीजिए, फुलफिल योर ड्यूटी। अपना कर्तव्य संपादन कीजिए। जो आपका कर्तव्य है वो संपादित कीजिए, आप अपेक्षा मत कीजिए। जिसमें कि कई चीज़ें आती हैं, जैसे प्राइमा फेशियल ड्यूटी क्या है? आप प्रातः काल उठे, आपका क्या दायित्व बनता है अपने प्रति, घर के पारिवारिक सदस्यों के प्रति, अपने पूरे दिन के पद्धति के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, जो आपका ड्यूटी है। जैसे एक स्टूडेंट की ड्यूटी, उसका कर्तव्य है, वो अध्ययन करे, पिता का धर्म है, परिवार का पालन करे, किस प्रकार से करे, वो जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना, प्राइमा फेशियल ड्यूटीज़ इसमें आती हैं। उसके बाद आता है हानि पूर्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी फिडेलिटी, कोई भी ऐसी हानि नहीं, कोई भी ऐसा कृत्य आपसे ना हो जाए जिससे कि किसी प्रकार की हानि हो। और यदि हानि कहीं पर है तो उस हानि पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर्तव्य संपादित करते हुए आप उस हानि पूर्ति को कर सकते हैं, हानि को दुरुस्त कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। ये आ गया। फिर आता है रूपांतर, मतलब लगातार आप रिपेरेशन, आप किस प्रकार से उस चीज को ठीक करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य से अडिग होते हुए निर्धारित करते हैं अपने जीवन में। जैसे ग्रैटिट्यूड शो कैसे करते हैं आप, हर कार्य के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करना, ये कुछ गुण हैं जो कि कर्तव्य पालन करने हेतु हमें धारण करने पड़ते हैं। जस्टिस, हर कार्य के प्रति न्याय, न्यायकारी होना चाहिए। फिर आप बेनिफिशियरी कितने हैं, कितने इसमें उपयोगी, यहाँ वो उपयोगितावाद से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर है कि आप कितना उपकार कर रहे हैं, कर्तव्य, अपने कर्तव्य के प्रति आप कितना उपकार कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सच बोलो, सच बोलो, आप अपने आप में एक सद्गुणी व्यक्ति हैं, आप उसका पालन करते करते आप एक वृहत सर्व व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। एक एक परमानेंट रूल हो गया। किसी भी संदर्भ में ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं अब सच बोल लो और अब मत बोलिए सच, अब आप झूठ बोल सकते हैं। नहीं, जिस नियम को हम सर्व पालन कर सकते हैं, सर्व स्थापित कर सकते हैं, वह इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार। कर्तव्य पालन करते हुए हम आत्म सुधार कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति अगर हम अडिग हैं, तो स्वतः हम देखते हैं कि हमारे कार्य की शैली बहुत ही निर्धारित, नियमित हो जाती है। तो ये आता है। दूसरा आता है इसी मल्टीपल रूल में मैक्सिम रूल, जो कि रॉल्स ने बताया है। इसमें यह है कि आप हर किसी को इक्वली ट्रीट कीजिए। आपकी नज़र में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। डिग्निटी, अब इसी में इन्होंने कहा है कि डिग्निटी भी आप देखिए। अब अब प्रश्न उठता है कि इक्वली ट्रीट करें तो फिर डिग्निटी कैसे? यहाँ पर ये इसका उत्तर दिया गया है कि डिग्निटी यानी इंसान को इंसान समझिए, मानव को मानव समझिए, उसकी डिग्निटी के आधार पर उससे व्यवहार कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, उसको भी साध्य मानिए, स्वयं को भी साध्य मानिए। इसी में नीड थ्योरी भी है। यहाँ आप, अगर आपको लगता है कि
कोई एक वस्तु है जिसकी आवश्यकता के व्यक्ति 2 दिख रहे हैं, तो इसमें आप ये देखिए कि किसको आवश्यकता अधिक है, आप नीड थ्योरी आप उसकी अ, उसको दे दीजिए या उसकी सहायता कीजिए। इसी में तीसरा स्तर आता है प्रोपोर्शनेट थ्योरी का, यानी समानता। समानता में क्या है, अब ये बहुत अ, आपस में अंतर्ग्रथित प्रतीत हो रही हैं, परंतु थोड़ा भी विचार करने पर इनका अंतर हमें स्पष्ट होगा। समानता के अंतर्गत इंटेंशन, आपके मीन्स साधन और एंड निर्णय, ये तीनों शामिल होते हैं। इंटेंशन, किस भाव से आप कार्य कर रहे हैं, आप किन साधनों से वह कार्य कर रहे हैं, आपके साधन क्या हैं। जैसे आप कोई भी आपका लक्ष्य है परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अब आप चीटिंग की चिट लिख कर चले गए, इंटेंशन आपका बहुत अच्छा है, आप बल्कि अपने मित्रों की भी मदद कर रहे हैं, उनको भी चिट दिखा रहे हैं, तो इंटेंशन बहुत अच्छा है, सब पास हो जाओ। लेकिन साधन, साधन क्या कर रहे हैं, अंत अंत भी अच्छा ही हो गया, सभी उत्तीर्ण हो गए, परंतु क्या ये नैतिक है? नहीं, ये नैतिक नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, साधन भी शुद्ध होने चाहिए और साध्य भी शुद्ध होना चाहिए, निर्णय भी शुद्ध होना चाहिए। यानी आप कर्तव्य के साथ टिके रहिए, आपका प्रत्येक कार्य सद्गुणी और हमेशा अच्छा होगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन पर, यानी उपयोगितावादी सिद्धांत मिल का। उपयोगितावादी सिद्धांत सबसे पहले बेंथम ने दिया था। उन्होंने इसमें 1748 से 1832 के बीच में उन्होंने वे थे, और जर्मी बेंथन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय कर्तव्य के अनुगामी रहे। उन्होंने जेल में कई लोगों को जो कैदी बंद थे उनको ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी को लिखा या इस थ्योरी को प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अधिकांश सुख, अधिकांश कल्याण अधिकतम लोगों का किया जाना चाहिए। वो एक एडवोकेट भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे, परंतु उन्होंने इस सिद्धांत को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए अपने अन्य कार्यों से इतर होकर इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इसमें उन्होंने उनके ही मित्र थे जेम्स मिल, उन्होंने भी उनके साथ में ये कार्य किया, और जेम्स मिल के सुपुत्र थे जेएस मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, 1806 से 1873 तक, जिसमें उन्होंने इसको और ही महत्वपूर्ण आयाम प्रदान किए इस थ्योरी को। अब इसमें क्या थ्योरी थी, इसमें थ्योरी है नंबर 1, अधिकतम सुख, सुख का जो मापक है वो अधिकतम होना चाहिए, परिमाण ज्यादा होना चाहिए। अधिकतम लोगों का, क्वांटिटी, अधिकतम लोगों को सुख होना चाहिए। जैसे वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल आपको बताया कि यदि डॉक्टर की दवाई का असर किसी एक व्यक्ति पर बुरा होता है, परंतु उस बुरे असर के कारण ही वह दवाई कई लोगों की रक्षा करती है, उनके जीवन की रक्षा करती है, उन्हें स्वस्थ करती है, तो वह कृत्य सत्य या सही माना जाएगा। अब इसका जो कॉन्सिक्वेंशियल प्रिंसिपल है, यानी इसमें परिणामी प्रिंसिपल, कोई भी कार्य नैतिक कब कहा जाएगा और अनैतिक कब कहा जाएगा, वेरी सिंपल, कोई भी कार्य नैतिक तब कहा जाएगा जब उसका परिणाम हमारे लिए सुखद हो रहा हो, और यदि उसका परिणाम हमारे लिए दुखद है तो वह अनैतिक होगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यह नियमों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है, अपन नियम की बात इसमें करेंगे आगे, वर्तमान में आप समझिएगा कि परिणामी में सिर्फ परिणाम आधारित स्थिति के आधार पर ही नैतिक और अनैतिक कृत्य का निर्धारण किया जा रहा है, नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है, और नीति शास्त्र के अंतर्गत उसको रखा जा रहा है। जबकि यहाँ पर परिमाण के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी, यानी वो सिर्फ सेंसुअल प्लेजर नहीं होना चाहिए, वो ओवरऑल प्लेजर होना चाहिए, वो एक सर्वव्यापक मंगलदायक कल्याण और सुखद होना चाहिए। यह बात की है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, यानी जेएस मिल ने। बेंथम ने क्या कहा, अधिकतम संख्या में अधिकतम लोगों का सुख, ये तो बेंथम ने कह दिया। अधिकतम, उन्होंने परिमाण को ही उसका आधार माना, परिमाणात्मक आधार माना, क्वांटिटी। लेकिन जेम्स मिल ने क्या किया, इसमें परिमाण को भी शामिल कर दिया और गुणात्मक को भी शामिल कर दिया, यानी कोई भी कार्य तब ही नैतिक माना जाएगा जबकि पारिमाणिक रूप पर, परिमाप जो उसका मापक है, क्वांटिटी है, वो जब बहुत ज्यादा स्तर पर हो, और गुणात्मक यानी वो गुणात्मक भी होना चाहिए। अब
मान लीजिए हम बेंथम की थ्योरी पर आते हैं। उन्होंने कहा कि परिमाण होना चाहिए। तो परिमाण, अब अगर रैगिंग चल रही है, अब वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को आनंद आ रहा है, सिर्फ़ एक बच्चे को सताकर सभी बच्चों को बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो क्या वो परिमाणक रूप से नीति शास्त्र के अंतर्गत है? जी, बेंथम के अनुसार वो उचित है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है। ये सिर्फ थ्योरी के आधार पर। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने यहाँ पर गुणात्मक को डाला, क्योंकि यही आलोचनाएं की जाती रहीं। बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचनाओं के बाद ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसमें सुधार किया और उसमें गुणात्मक अंश भी डाल दिया। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जहां मेजोरिटी ऑफ पीपल शामिल होते हैं, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस भी शामिल की जाएगी। यानी वृहत स्तर पर वृहत लोगों का सुख। इसमें जेएस मिल का एक बहुत ही खूबसूरत एक उन्होंने वाक्य वाक्य कहा है, जो बहुत ही अच्छा वाक्य है, कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक संतुष्ट मानव होना, असंतुष्ट मानव होना ज्यादा बेहतर है। एक संतुष्ट शुक सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव, यानी आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है, एक मूर्ख व्यक्ति जो अपनी अपनी जिंदगी से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उससे बेहतर है वह व्यक्ति जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, परंतु वह चिंतनशील या बौद्धिक है। तो इस स्तर पर उन्होंने गुणात्मक अंश भी उपयोगितावादी सिद्धांत में डाले। यानी परिणाम कैसा होना चाहिए? परिमापक रूप से भी वृहत होना चाहिए और गहराई में भी, गंभीरता में भी वह सुखद होना चाहिए। उपयोगितावादी सिद्धांत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें एक एक्ट यूटिलिटेरियन यानी कि कृत्य रूप से उपयोगितावादी, दूसरा रूल के अंतर्गत यानी नियम उपयोगितावादी। एक्ट यूटिलिटेरियन के अंतर्गत हम एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले चुके हैं, इसको हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं कि कृत्य, कौन सा कृत्य सही है? एक व्यक्ति की जान गई, परंतु वह दवाई कई लोगों के लिए उपयोगी साबित हो गई। अतः ये एक्ट यूटिलिटेरियन के अंतर्गत आता है। अब रूल के अंतर्गत क्या आएगा? अब इसमें मान लीजिए कि आप एक रोड पर अपना वाहन चला रहे हैं। आप पूरी तरीके से अपने उन सब का जो रोड के नियम हैं, जो ट्रैफिक के नियम हैं, यातायात के नियम हैं, उनका आप पालन करते हुए अपने वाहन को चला रहे हैं। परंतु अचानक ही आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कैसे निर्धारण होगा? एक्सीडेंट हो गया तो कौन सही है, कौन गलत है? क्योंकि परिणाम तो गलत निकला। हमने सब कुछ अच्छा किया, परंतु परिणाम तो गलत निकला। तो यहाँ पे रूल जो यूटिलिटेरियन है, उसके अंतर्गत देखा जाएगा नियमों का पालन किसके द्वारा किया गया। सेकंड स्टेज है, नियमों का पालन जिसके द्वारा किया गया, वह व्यक्ति का परिणाम एक्सीडेंट हुआ, परंतु वो यहाँ पर सही साबित किया जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है, ये इस बात को समझने के लिए कि एथिक्स यानी नीति शास्त्र या नैतिकता और मॉरल, इनमें अंतर क्या है? एथिक्स और मॉरल में अंतर क्या है? ये कैसे दोनों चीजें अलग हैं या एक हैं? तो यहाँ आपको एक बात बता दें कि जो मॉरल्स होते हैं, वो नियम होते हैं जो कि हमारे जन्म होने के पश्चात हमारे को समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, स्कूल में मित्रों के द्वारा एक परिवेश में रहने की, अपने कार्य व्यवहार को संपादन करने की एक सेट ऑफ रूल्स निर्धारित किए जाते हैं, जो कि स्वतः हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। अगर हम सही तरीके से उन नियमों का पालन करते हैं तो वो तो मॉरल्स होते हैं। हमारे रिलीजन के आधार पर भी हमारे अंदर कुछ मॉरल्स होते हैं जिनका हम पालन करते हैं। एथिक्स होता है उनका पालन करना, किस स्थिति में हम पालन कर रहे हैं। यहाँ पर एथिक्स जो होता है, नैतिकता जो होती है, उन मॉरल्स को पालन करने में हम जो ये हमेशा परिवर्तित होते हैं। जो पालन कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, ये हमारा नैतिक दायित्व है। मॉरल्स हैं, सब कुछ मालूम है, हमारे दिमाग में सब कुछ है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एथिक्स क्या है? तो इन दोनों में भी अंतर है। इनमें सिचुएशन भी अंतर होती है। जैसे मॉरल्स में ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, परंतु एथिक्स में हमारी सिचुएशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो एथिक्स और मॉरल के बीच में भेद भी करना आवश्यक है। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि
अ, कैसे ये संपादित हो कि अब हमको ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य नहीं करना चाहिए? जब भी कोई युग चलता है, कोई जिस प्रकार से वर्तमान में एक समय चल रहा है, इसमें भी कुछ कार्य करने योग्य हैं, कुछ कार्य करने योग्य नहीं हैं। जिनको कि समय-समय पर जो दर्शनवेत्ता होते हैं, जो समाजवेत्ता होते हैं, हमारे माता-पिता होते हैं, गुरु होते हैं, प्रवचनकर्ता होते हैं या सरकार होती है, संविधान होते हैं, तो इस प्रकार के नियम प्रतिपादित होते रहते हैं, बनते रहते हैं और उनका पालन हमें करना चाहिए। मनुष्य सदैव इस डायलेमा में जीता है। हम सुबह से उठते हैं, रात्रि तक हम कई प्रकार के तत्व हर किसी के साथ ऐसा होता है। वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही नीति शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने का विषय है। अभी आवश्यकता नहीं ये आवश्यक नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस समय आप नीति शास्त्र की पुस्तक लेकर बैठें कि इस संदर्भ में हमको क्या करना चाहिए। यहाँ ये तात्पर्य है कि कुछ चीज़ें जब हमारे व्यवहार में, विचार में आ जाती हैं, तो आदतन वो बातें, गतिविधियाँ हमारे कर्म में परिलक्षित होती हैं, हमारे कर्तव्य में परिलक्षित होती हैं। यहाँ पर नीति शास्त्र में किस प्रकार की थ्योरीज़ आई हैं, इसको अपन एक बहुत तीव्र गति से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें कॉन्सेक्वेंशियलिज़्म था और नॉन कॉन्सेक्वेंशियलिज़्म था। कॉन्सेक्वेंशियलिज़्म में क्या था? इगोइज़्म था, यूटिलिटेरियन था और सिचुएशनल था। 3 थे। नॉन कॉन्सेक्वेंशियलिज़्म में क्या था? जहाँ पे कांट की डिओन्टोलॉजी भी है, सिंगल रूल था और मल्टीपल रूल था। सिंगल रूल में क्या था? गोल्डन रूल था, सिंपल। जो आपको अपने लिए पसंद है वही कार्य व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए। सिंगल रूल का दूसरा भाग क्या था? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य संपादित कीजिए। इसके बाद मल्टीपल रूल क्या था? मल्टीपल रूल में भी 3 चीजें थी। पहला था फुलफिल योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य पालन करते जाइए, अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। अ, अभी अब किसी प्रकार की त्रुटि बीच में हुई थी, इस वजह से थोड़ा-सा इसमें डिस्टर्बेंसेस रहा। तो अपन यहाँ पर शुरू कर रहे थे यूनिट 9, यूनिट 8 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। यूनिट 9 क्या थी? क्रिटिकल अप्रेज़ल ऑफ एथिकल थ्योरीज़, यानी जिस भी प्रकार के जो भी अ, निर्णय हुए हैं, जो भी नीतिगत निर्णय हैं, उनके अंतर्गत जो भी सिद्धांत बने हैं, उन सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण या अध्ययन। इसके अंतर्गत अपन ने अभी तक 3 प्रकार की थ्योरीज अपन ने पढ़ी हैं। पहली कौन सी पढ़ी थी? पहली अपन ने पढ़ी थी कांट की डिओन्टोलॉजी। उससे पहले अरस्तू की अपन वर्च्यू एथिक्स पढ़ चुके थे। आज अपन ने पढ़ा है यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद। 3 थ्योरीज के अंतर्गत अब प्रश्न उठता है कि इनका आलोचनात्मक परीक्षण कैसे किया जाए या क्या इनकी आलोचना होती है। सर्वप्रथम हम सभी लोगों को एक बात समझ जानी चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक परिवेश पे कुछ कार्य करने योग्य होते हैं, कुछ कार्य करने योग्य नहीं होते हैं। उनमें निर्धारण करना बहुत आसान होता है। हमें यातायात नियमों का पालन करना है, हमें यातायात नियमों का पालन नहीं करना है। नियम है, हमने अपने विकल्प हमारे पास हैं, हमने उनको चयन किया। किंतु कई परिवेश ऐसे आते हैं जिसमें कि हम नियमबद्ध भी हैं, हमें हर प्रकार के ज्ञान भी है, किंतु हम इस प्रकार का निर्णय करने में थोड़ा-सा हिचकते हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में निर्णय लेने से पहले उसका परिणाम देखते हैं कि दोनों का परिणाम क्या होगा। कई बार हम सिर्फ ये देखते हैं कि नहीं, मेरे को मुझे ये करना चाहिए, मैं तो यही करूँगा, यही सत्य है। परिणाम से मुझे मतलब नहीं, मैं सही होना चाहिए। तो ये भी है। तीसरा क्या होता है कि जिसमें सिर्फ परिणाम होते हैं कि परिणाम अच्छा होना चाहिए सदैव। इसके अलावा वर्च्यू एथिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि स्वतः इतने सद्गुण हमारे अंदर आते हैं, इतना विवेकशील व्यक्तित्व बन जाता है। इस प्रकार के सुख स्वतः हमारे कृत्यों से आते हैं। यानी हम हमारे अंदर सद्गुण, न्याय का सद्गुण, सहन शक्ति का सद्गुण
हर प्रकार के सद्गुण हमारे अंदर इस प्रकार समा जाते हैं, आदतन समा जाते हैं कि हमें कभी भी यह विचार नहीं करना पड़ता है, हम किसी डायलेमा में नहीं फँसते हैं। अब इन सब का एक हम आलोचनात्मक परीक्षण कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम आते हैं डिओन्टोलॉजी में, कांट से शुरू करते हैं। डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी में क्या था, कांट ने क्या कहा था, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, यानी इसमें हमारा कर्तव्य है कि हम जैसे एक कर्तव्य है, हमको रक्षा करनी है, सामने व्यक्ति संकट में है, हमें रक्षा करनी है उसकी। जैसे कोई व्यक्ति है नदी में डूब रहा है, हमें तैरना आता है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे बचाएं। अब डायलेमा कहाँ आया, दो व्यक्ति डूब रहे हैं, हम दोनों को कैसे बचा सकते हैं? अब हम ये निर्णय कैसे करें? हमें कर्तव्य के लिए कर्तव्य संपादित करना है, परंतु निर्णय कैसे करें कि इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति को? अब एक और डायलेमा आ गया कि उनमें से एक मनुष्य हमारा रिश्तेदार है। मान लीजिए हमारी माँ है, एक हमारी माँ है जो डूब रही है, दूसरी तरफ कोई अन्य व्यक्ति है जो डूब रहा है। अब प्रश्न उठता है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, परंतु कौन सा कर्तव्य? दोनों को ही बचाना आवश्यक है, माँ को भी बचाना आवश्यक है, डूब रही हैं, यहाँ माँ शब्द ना लीजिए, डूबते हुए को बचाना हमारा आदर्शतम कर्तव्य है। परंतु अब डायलेमा, किसको बचाएं? यदि हम इसके अंदर भाव लाते हैं कि मेरी माँ, बचाते हैं, तो क्या हम अनैतिक हो गए? कैसे अनैतिक हो गए? हमने तो कर्तव्य का पालन किया, हम एक व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति को बचा सकता है, तैरते हुए हम दो व्यक्तियों को नहीं बचाने की क्षमता रखते हैं। तब ये निर्णय कैसे कि अनैतिक कौन सा और नैतिक कौन सा? अब ये डायलेमा, प्रश्न चिन्ह अंकित हो गया। यहाँ कांट की इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर स्थिति को निर्धारण करने के संदर्भ में किसी प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया। अब साध्य कर्म, हमें कर्मों को साध्य बना दिया गया, बिना किसी भाव, बिना किसी विचार, बिना किसी अपने संवेदनशीलता के एक चिंतनशील प्राणी की तरह कर्तव्य का पालन करना है कर्तव्य के लिए। परंतु क्या यह एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव है? सामान्य क्या, किसी भी मनुष्य के लिए सदैव यह संभव है? बहुत कठिन है। सदैव स्वयं को इतर करते हुए, स्थितियों से इतर करते हुए, स्थितियों पर निर्णय लेना, यह बहुत कठिन कार्य है। सामान्य मनुष्य के लिए यह अत्यंत कठिन है। इसको समय समय पर उस डायलेमा में फंसने के प्रश्नों के उत्तर भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं किए जाते। सिर्फ एक सिद्धांत है, आप तो सदैव हर स्थिति में आप तो कर्तव्य पालन कीजिए, कर्तव्य कीजिए। अब उससे किसी की जान मुश्किल में आती है, संकट में जीवन पड़ जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है, नहीं, आप, क्योंकि आपको उस नियम की सर्व स्थापना करनी है। इस आधार पर कांट के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। कोई भी सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। कोई भी सिद्धांत प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिवेश में, प्रत्येक सर्कमस्टांसेस में काम नहीं कर सकता। वहां सिर्फ कर्तव्य से चिपककर कर्तव्य करने की भावना प्रबल होना, यह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसी आधार पर इस थ्योरी की, इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। चूंकि समय बहुत कम है, हम थोड़ा सा तीव्रता से इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसमें हमने सिर्फ इतना समझा कि डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी जो कांट की थी, उसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जब डायलेमा में फंसे, हमारे पास कर्तव्य भी है, व्यक्ति संकट में भी है, परंतु उस कर्तव्य का लाभ किसको, किस सोच से हम निर्णय करें। कुछ भी सोचते हैं यदि हम, तो हम उस सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। इस आधार पर यह आलोचना की जाती है। अब प्रश्न उठता है, यूटिलिटेरियन पर आ जाते हैं हम, जिसमें कि उपयोगितावादी सिद्धांत। इसमें साफ साफ बेंथम ने कहा, अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख, ठीक है। उसमें यह था कि कैसा सुख, रैगिंग से सुख मिल रहा है या किसी 60 या 40 का रेशियो है, 60 या 40 का रेशियो है, तो मेजोरिटी में माइनॉरिटी भी काफी संदर्भ तक प्रभावित हो रही है। तब उन्होंने, मिल ने इसको, इस परेशानी को दूर करते हुए उसमें कहा कि नहीं, गुणात्मक का भी ध्यान रखना चाहिए, परिमाणात्मक भी, परिमाप भी उसके होना चाहिए और गुणात्मक भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जेम्स रसेल ने आलोचना इस आधार पर की है
कि यदि परिणाम बताएगा कि कार्य उचित है या अनुचित, तो परिणाम को आप कैसे तय कर सकते हैं? ये दूरगामी होना, इतना दूरदृष्टि होना, ये क्या प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कृत्य में संभव है? क्या हम ये जानते हैं मेरे इस कृत्य के करने से इस स्तर पर लोगों का लाभ हो सकता है कि आपके इस कृत्य से संकट हो जाए, दुःख उत्पन्न हो जाए? तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए? उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है कि यह परिणाम निकलेगा, इसका पूर्व में परीक्षण कैसे किया जाए? जो सेट रूल्स हैं उनके आधार पर तो हम बता सकते हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर आप पालन करते हुए भी संकट में जा सकते हैं। इस परिस्थिति जन्य स्थितियों से बचने के लिए विवेक भी आपको पूर्व अवलोकन करने के लिए संभव या समर्थ नहीं बनाता। सदैव प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम को पहले से अवलोकन कर लेना, यह कई संदर्भों में संभव नहीं हो सकता। अतः निर्णय कैसे किया जाए? क्या उचित, क्या अनुचित? पुनः यह प्रश्न चिन्ह और आलोचना इस सिद्धांत की जाती है। इसके बाद आलोचना की जाती है, कितना सुख, उसका लाभ क्या और कैसा सुख और कितने की सीमा कहाँ निर्धारित की जाए? तो ये जो कितना सुख है, क्वांटिटी और क्वालिटी का निर्धारण कैसे किया जाए? इस संदर्भ में भी इसकी आलोचना की जाती है। सुख तो एक है, लेकिन उसका मापक यंत्र कौन है? क्या है? कैसा है? किस प्रकार का है? यह निर्धारण करने के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना की जाती रही है। कौन सा एक्ट सही है और कौन सा गलत है, कई बार ये कंडीशन पर निर्धारित किया जाता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस हमें बताते हैं। कई बार कार्य करने के पश्चात जिसको हम सुखद समझते हैं, वो दुखद अंत के साथ परिलक्षित होता है। अतः सिर्फ परिणाम को ध्यान में रखते हुए कि मेरे झूठ बोलने से कई लोगों का भला हो रहा है, परंतु मेरे झूठ बोलने से, यहाँ हमने नियम से थोड़ा हटे भी, झूठ भी बोले, संभवतः उस परिस्थिति में भले की बजाय किसी का अंत, बृहत स्तर पर अंत हो गया। हर बात को परिणाम के आधार पर जांच लेना, पूर्व अवलोकन कर लेना, यह प्रत्येक परिवेश परिस्थिति में संभव नहीं है। अतः उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना इस स्तर पर की जाती है। अब हम आते हैं सद्गुण विचार यानी वर्च्यू एथिक्स की आलोचना किस स्तर पर की जाती है। इनका एक सीधा था कि आपके पास साहस, संयम, न्याय या बहुत सारे सद्गुण आप में हैं, आप उन सद्गुणों का पालन करने के लिए आदतन कृत कर्तव्य पालन करते आ रहे हैं, आपकी वो आप आदतन उनका पालन करते हैं, अतः आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। प्रत्येक स्थिति में आप सदैव अच्छा कार्य करते हैं, आपसे कभी कुछ गलत होता ही नहीं। आपका विवेक बहुत प्रबल है क्योंकि सद्गुणी है। सद्गुणी सदैव सुखी यानी सामाजिक कल्याण और मंगल, आपने पूर्व में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एंस्कॉम, एलिजाबेथ एंस्कॉम जो दर्शन शास्त्री हैं, उनके द्वारा आलोचना की जाती है कि समकालीन दौर में कई बार सद्गुणों का पालन करने पर भी हम तिरस्कृत या अपमानित स्थिति में खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों से कैसे बचें? कई बार सद्गुणों का पालन करना भी हमें कई बार बुरी स्थिति में ला देता है। तो यह सद्गुण है, यह निर्धारण कैसे करें? सच बोलना सद्गुण है, संयम सद्गुण है, साहस संयम सद्गुण है, न्याय भी सद्गुण है, किंतु यह निर्धारण किसने किया, कैसे किया कि यही सद्गुण है और इतना ही सद्गुण सत्य है? न्याय इस स्तर तक ही सद्गुण है। कई बार वही सद्गुण काफी स्तर पर करने पर अवगुण बन जाता है। गलत बातों को संयम से स्वीकार करते हुए, सहन शक्ति से उसको बर्दाश्त करते हुए भी हम अवगुणी बन जाते हैं या हम अवगुण परिलक्षित करते हैं, वो सर्वमापक सिद्धांत नहीं बन सकता। तब उसमें क्या किया जाए? हाँ, इसमें अरस्तु ने एक मध्यम मार्ग निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कभी आप किसी डायलेमा में हैं, संयम है तो उसके मध्य मार्ग क्या होगा, न्याय है उसका मध्य मार्ग क्या होगा, साहस है उसका मध्य मार्ग क्या होगा। अरस्तु ने एक गोल्डन रूल के तहत यह बताया था कि सद्गुणों का मध्यम मार्ग अपनाना है, ना तो वैरागी बनना है, ना भोगवादी बनना है।
हमें सद्गुणी बनते हुए, संयमित रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए एक स्वस्थ समाज की संकल्पना पर कार्य करना है। किंतु सद्गुण क्या? किस दौर में क्या सद्गुण? कैसे निर्धारण हो? किस स्तर तक का निर्धारण हो? कौन निर्धारण करे? ये सारी प्रश्नों के आधार पर वर्च्यू एथिक्स की आलोचना की जाती है। यदि कोई सद्गुण है, तो वह सद्गुण क्यों है? इस आधार इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ प्राप्त नहीं होता, अतः यह भी आलोचना का विषय बना। दो सद्गुणों के मध्य निर्णय कैसे लिए जाएं? कई संदर्भ में झूठ बोलने से जान बचती है, लेकिन इसका निर्णय सदैव हर परिवेश में आप कैसे ले सकते हैं? अतः इन तीनों ही सिद्धांतों के विषय में आलोचनाएं की जाती रही हैं। यह एक तथ्य हमें स्वीकार करना चाहिए और करना ही होगा। जब भी कोई सिद्धांत बनता है या व्यवहार बनता है, वह सदैव एक प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर अंकित होता है। कितना उचित, कितना अनुचित। इन उचित और अनुचित के बीच में सदैव मानवीय संवेदनाएं, चिंतनशीलता, सैद्धांतिक परिवेश घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। अतः समय समय पर इनके निर्धारण और नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। हम यह नहीं कह सकते कि यह तीनों सिद्धांत अनुपयोगी हैं। वस्तुतः यह सिद्धांत काफी उपयोगी हैं और अपने दौर में जब इन सिद्धांतों का संपादन किया जा रहा था, उस दौर में इन सिद्धांतों के द्वारा कई व्यक्तियों की वृहत स्तर पर रक्षा हुई, उन्हें लाभ मिला, एक स्वस्थ समाज की संकल्पना संपूर्ण हुई। किंतु प्रत्येक परिवेश में क्या यही सिद्धांत शामिल किए जाने चाहिए? तो आवश्यकता होती है समय समय पर इनके नियमन की, इनके पर्यवेक्षण की, इनके परीक्षण की, इनके नियंत्रण की। अतः यह आवश्यक है कि इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर जहां आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए हम इनका उचित और अनुचित होना तय करते हैं, वहां हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक काल में नीति बनती है, इस कारण बनती है कि मनुष्य के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। मनुष्य को किस संदर्भ में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी डायलेमा में फंसने के पश्चात निर्णय किन तत्वों और किन तथ्यों के आधार पर लिया जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन सदैव करूं या ना करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इस आधार पर चलता है। ये करूं या वो करूं, कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करूं, यह साधन अपनाऊं कि वो साधन अपनाऊं। अतः आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है सबके सकारात्मक पक्ष को देखते हुए स्वयं निर्धारण करना कि हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे द्वारा कितना कल्याणात्मक कदम उठाया जा सकता है, कितनी नीतिगत विशेषताओं का पालन करते हुए एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना स्वयं के व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हुए नीतियों के पालन के साथ एक संतुलित जीवन किस प्रकार से जिया जा सकता है, किस प्रकार से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक नीतियों के आधार आधार पर एक आदर्शतम समाज को प्राप्त करना, एक आदर्शतम व्यक्तित्व को प्राप्त करना, एक मंगलदायक परिवेश को प्राप्त करना कैसे संभव है? यह समय समय पर नीतिगत विशेषताओं या नीति शास्त्र के अंतर्गत हमें पता चलता रहता है। अब आप लोगों को क्या कार्य करना है? इन तीनों ही थ्योरीज को एक बार अवलोकन करने के पश्चात, आलोचनाओं के पश्चात, आप ये पूर्व में भी हमने आपसे कहा था, आप अपनी एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप प्रत्येक परिस्थिति में आपने जो कार्य किया, आप क्या कर सकते थे और आपने क्या किया, इसको लिखिए और एक अपनी नीतिगत सिद्धांत अपने जीवन का बनाइए, जिसमें आप ये देखिए कि जहाँ पर वर्च्यू एथिक्स का भी पालन हो रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म का भी पालन हो रहा है और एक कर्तव्य विज्ञान का भी पालन हो रहा है। जब हम किसी चीज को आंशिक या अंश आधार पर अपनाते हैं या अध्ययन करते हैं या पालन करते हैं, संभवतः वह अकेला होता है, वह पूर्ण नहीं होता। किंतु जब संपूर्ण अंशों को समायोजित करने के पश्चात हम उसको एक एग्रीगेट फॉर्म में, संतुलित फॉर्म में लाने के पश्चात व्यावहारिक दृष्टिकोण और विवेकशीलता के साथ जब अपने व्यक्तित्व के द्वारा उसको समाहित करके आचरण में
उसका पालन करते हैं, तब हम देखते हैं कि हम परिणाम के आधार पर नीतियों का पालन भी कर रहे होते हैं। हम सद्गुणी वर्च्यू एथिक्स का पालन करके भी पालन कर रहे होते हैं अपने कर्तव्य का, और कर्तव्य के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए भी एक स्वस्थ, संतुलित समाज की परिकल्पना के साथ एक सुखद जीवन यापन करने हेतु अग्रसर होते हैं। अतः यहाँ हमने 2 यूनिट पढ़ी, जिसमें अपन ने जीएस मिल को संपूर्ण किया। उसके बाद अपन ने नीति शास्त्र के सिद्धांतों के आलोचनात्मक परीक्षण किया। अतः अब इसमें आपको कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो या किसी प्रकार की आवश्यकता हो, किसी पक्ष को आप जानना चाहते हो या कोई आप किसी विषय पर विशेष सलाह लेना चाहते हैं, तो आप जो भी निर्धारित मार्ग है उसके द्वारा आप अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। अतः अपन यहीं इस अध्ययन को समाप्त करते हैं। अगली बार पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार। अभी कुछ और बता दीजिए उनको। इसमें अपन चूंकि थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अपन 2 मिनट में थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उसमें बेंथम, मिल और सिज्विक ने भी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उनका भी अध्ययन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जब अपन वर्च्यू एथिक्स पढ़ते हैं, तो वर्च्यू एथिक्स में जब हम प्लेटो का अध्ययन करते हैं और अरस्तु का अध्ययन करते हैं, तो वो तो उस काल के थे, परंतु अगर हम वर्तमान काल में इनकी आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप एलिजाबेथ एंस्कॉम का दर्शन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें उन्होंने समकालीन दौर में सद्गुणों को किस प्रकार से पालन किया जाना चाहिए, इस विषय पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें आप जब कांट के डियोंटोलॉजिकल सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो उसमें हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इसके साथ-साथ आप एक मध्यम प्रतिपदा जो अरस्तु के लिए मध्यम प्रतिपदा पढ़िएगा। यहाँ पर आप गीता का जो निष्काम कर्म है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब निष्काम कर्म की जो प्रवचन दिया है, जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसका अध्ययन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गीता के निष्काम कर्म से काफ़ी समानता कांट के सिद्धांत में पाई जाती है। तो जब हम दोनों का अध्ययन एक साथ करते हैं, तो एक वृहद दृष्टिकोण का निर्माण कर पाने में समर्थ और सक्षम होंगे, और हमारे अध्ययन की और अध्ययन को जब हम अंकित करेंगे अपनी परीक्षा में या अपने व्यवहार में, तब आप देखेंगे कि एक नए स्तर पर आप इस विचार को, इस सिद्धांत को समझ पा रहे हैं और एक नवीन दृष्टिकोण को स्थापित कर पा रहे हैं। इसके साथ ही हम यही समाप्त करते हैं। अगली बार आपसे नए विषय के साथ यही मिलेंगे। नमस्कार।